जो पीयूसीएल का है वो है सर्विलेंस को लेकर के। सबसे पहला जो केस किया था सुप्रीम कोर्ट में पीयूसीएल ने, वो किया था जब मेन स्ट्रीम के अंदर एक आर्टिकल निकला था। उस आर्टिकल में बताया था कि किस तरह से पॉलिटिशियंस की जो फोन टैपिंग है वो किया जाता है, उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और सुप्रीम कोर्ट में उसने बहुत सारे डायरेक्शन दिए थे कि किस तरीके से अगर फोन टैपिंग किसी का कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं आपको करना, और कब तक आप उस जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है सर्विलेंस में उसको अपने पास रिटेन कर सकते हैं। इसी के सीक्वेंस में अभी जो टेलीग्राफ एक्ट है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोविजन भी बदला है, जिसमें बहुत राइट दिया है सर्विलेंस का और फोन टैपिंग वगैरह का। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, उसके अंदर नोटिस इशू है और जो भी कार्रवाई होगी बाद में उसके बारे में मालूम पड़ेगा। तो उसका क्या पेगासस के अंदर जिस तरीके से हुआ तो वो भी उसमें आएगा क्या? पेगासस का बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये जो देखिए हमारा कानून जहाँ सर्विलेंस का है बहुत सिंपल है। उसका ये है कि अभी तक तो जो पुराना 1997 का फैसला पीयूसीएल ने कराया था उसमें ये था कि सेक्रेटरी लेवल के ऊपर परमिशन लेकर के उसको करना पड़ेगा और एक रिव्यू कमेटी होगी जो उसको देखेगी कि जो उन्होंने सर्विलेंस किया वो ठीक था या नहीं था। लेकिन अभी जो पूरा लॉ बदला है और जो विदेशों में भी जिस तरीके की बात होती है उसमें यह है कि उसके अंदर एक जुडिशियल ओवरसाइट मैकेनिज्म होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप कोई किसी का सर्विलेंस कर रहे हैं, फोन टैप कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक जुडिशियल ओवरसाइट हो। तो हमारी उसमें मांग यही है कि एक जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हो उनके पास जाकर के कि ये प्रायर उनको परमिशन लेनी चाहिए कि हम ऐसा ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो क्या इसकी परमिशन ये ठीक है नहीं, तो इसकी परमिशन के बाद में ही उनको फोन टैपिंग के लिए। तो ये पेगासस का जो केस अभी कई जगह डाला गया है जनहित याचिका में, तो उसमें क्या पीयूसीएल भी इंटरव्यूनर बनेगा या उसमें हस्तक्षेप करेगा क्या? उसने उसके बारे में, क्योंकि सर्वेलेंस के सारे हम केसेस किए हैं, तो उसको देख करके अगर ज़रूरी होगा तो हम डिसीजन लेंगे और मुझे लगता है ज़रूरी है कि पीयूसीएल इसके अंदर इंटरवीन करे। राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ जुड़ा था, तो क्या तो उसका संबंध सर्विलेंस के साथ में? हाँ जी, सर्विलेंस के केस में हमने उसके प्रावधान को बताया। इसीलिए मैंने आपको बताया ना, जो जुडिशियल स्क्रूटनी है वो ज़रूरी है, क्योंकि उसी जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको जुडिशियल ओवरसाइट मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस तरह के अब्यूज़ को रोकना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा राइट है जो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। अब मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पीयूसीएल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर। उसके अंदर जो दो बड़े मुद्दे हैं उसमें एक तो यह है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है, जिसे हम जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बोलते हैं या पीछे कोई भी आपराधिक इस तरह के कार्य किए हैं उनको लेकर के, और दूसरा जो एसेट्स हैं उनके बारे में उनको लेकर के जो पिटीशन फाइल की थी उसमें था कि कैंडिडेट्स को ज़रूरी है कि अपना जो बैकग्राउंड है वो पूरा बताना, अगर कोई क्रिमिनल केस उनके खिलाफ था और क्या एसेट्स हैं उनके, उसकी पूरी जानकारी देना, ताकि उसका चुनाव जो भी मतदाता है वो ठीक तरीके से कर पाए। क्योंकि बिना उसके बारे में जाने जो वोट एक तरीके से अपने मन को जो एक्सप्रेस करता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको उस कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी ना हो। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और इसके साथ ही जब हमको ये फैसला मिला तो हमने सोचा कि दूसरा जो नोटा का है नन ऑफ द अबव, उसमें यह है कि अगर आपको ये मालूम है कि बहुत सारे लोगों के आपराधिक प्रवृत्ति है या उन्होंने गलत तरीके से पैसा उसका अर्जन किया है, इसके बावजूद भी उनको अगर टिकट मिलता है और चुनाव लड़ते हैं, तब हमने कहा कि वोटर के पास क्या राइट होना चाहिए। तो वोटर के पास राइट होना चाहिए नन ऑफ द अबव का, कि उनमें से किसी को भी वो चुनने के लिए तैयार नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि लोगों का कहना ये था कि अगर मान लो नोटा ये जो वोट मिलते हैं नोटा को 50% से ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, क्या वहाँ दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर के हमने पिटीशन फाइल की जो कोर्ट के सामने लगनी है कि उस जगह पर दोबारा से चुनाव होना चाहिए।
ये जो तीसरी है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ये जो मैंने आपको 3 पिटिशंस बनाई, ये पीयूसीएल ने एक बहुत बड़ा काम किया। दूसरा पीयूसीएल का काम जो केसेस हैं जिनको फेक एनकाउंटर बोलते हैं, कि पुलिस में जगह जगह पर स्टेट्स के अंदर फेक एनकाउंटर होते हैं, तो फेक एनकाउंटर का एक बहुत बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में किया था, जो बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट का फैसला था, जिसको यहाँ चैलेंज किया गया था। और उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि फेक एनकाउंटर के अंदर किस तरीके से सारी कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपने में एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, और उसको फॉलो करते हुए भी जो यूपी के अंदर बहुत सारे एनकाउंटर हुए, उसकी पिटीशन पीयूसीएल ने फाइल की है। वो पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। पुराना केस है राइट टू फूड का, एक बहुत बड़ा मुकदमा चलता रहा बहुत समय तक, वो भी एक अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। दूसरा जो कोटा को चैलेंज किया था, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसके अलावा अभी कोटा में जो जजमेंट हुआ था, आपको लगता है कि यूएपीए के अंदर भी उस तरीके का कोई जजमेंट हो सकता है? क्योंकि कोटा का जजमेंट बहुत फेवरेबल नहीं था। उन्होंने कुछ जो प्रोविजंस थे उनको रीड डाउन किया, लेकिन मैं कहूँ कि लैंडमार्क जजमेंट कोटा के अंदर हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपको मालूम है, टाडा और कोटा दोनों ऐसे वो थे जिसके अंदर कन्विक्शन रेट बहुत कम होने की वजह से अल्टीमेटली टाडा भी कंटिन्यू नहीं किया और कोटा को भी छोड़ दिया। लेकिन जिस दिन कोटा को रिपील किया, उसी दिन उन्होंने वो अमेंड करके वो प्रोविजन सारे अभी यूएपीए के अंदर लेकर के आए हैं। तो यूएपीए के कुछ प्रावधानों को तो चैलेंज करने का अभी फिलहाल एक मूवमेंट सा चल रहा है, पीयूसीएल ने शुरू किया है यूएपीए के खिलाफ। उसके किन प्रावधानों को अभी चैलेंज करना पड़ेगा, ये अभी हम डिसाइड करके उस पिटीशन को फाइल करेंगे। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण हमने जो पिटीशन फाइल की है वो सेडिशन को लेकर के है। सेडिशन की जो प्रावधान है उसको हमने उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। आपको लगता है कि उसके बारे में कुछ फैसला हो पाएगा? क्योंकि अभी 4 जो पूर्व न्यायाधीश हैं उन्होंने बोला है उसके बारे में, और एक तरीके की पूरे देश में बहस खड़ी हो गई है, और जुडिशरी के अंदर भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है, ये ब्रिटिश समय का। देखिए, हमने अपने जो पिटीशन है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक तो ये बात है कि जो ब्रिटिशर्स ने इस सेडिशन के कानून को लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने डिसअफेक्शन, डिसलॉयल्टी वगैरह की बात की है, जिसका आज के ज़माने में डेमोक्रेसी के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। और अगर हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स देखें जो हमने उसके अंदर लगाई हैं, उसमें सब लोगों का ये मत था कि इस तरह के कानून इंडिपेंडेंस के बाद में नहीं रहना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसीलिए जो आर्टिकल 19 के अंदर उन्होंने सेडिशन का प्रोविजन रखा था, उसको हटा दिया। केदारनाथ का एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके बारे में बार बार लोग बात करते हैं, और कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को रीड डाउन किया है और ये बताया है कि अगर कोई ऐसा एक्ट हो जो अल्टीमेटली जिससे कोई वायलेंस वगैरह क्रिएट होती हो, तो उन्हीं को सेडिशन की डेफिनेशन में आप ला सकते हैं। लेकिन हम लोगों का ये मत है उसके अंदर कि सेडिशन का पूरा प्रोविजन ही अपने में गलत है, और उस पूरे प्रोविजन को ही स्ट्राइक डाउन होना चाहिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसमें हमने काफ़ी जो केदारनाथ का जो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सुप्रीम कोर्ट का हुआ, उसके अंदर क्या खामियां हैं सबको बताया उसके अंदर की कंटिन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया संजय पारी जी, आपने समय दिया। धन्यवाद।